और यहां रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां सीज फायर के बावजूद इजराइल पर हमला हुआ है। ईरान ने इजराइल की ओर मिसाइलें दागी हैं। इजराइल पर क्लस्टर बमों से ईरान ने हमला किया है। कुछ ही देर पहले ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया था, लेकिन अभी भी हमले दोनों तरफ से जारी हैं। तो अभी हमले दोनों तरफ से जारी हैं। कुछ हमले इधर से भी किए जा रहे हैं और वहीं इजराइल का आसमान भी लगातार इन हमलों की गूंज से गूंज रहा है। तो सीज फायर का ऐलान भले ही हुआ है, लेकिन अभी अगर कहा जाए कि इमीडिएट प्रभाव से उसका इंप्लीमेंट नजर आ रहा है ग्राउंड पर, तो ऐसा नहीं है। फिलहाल कुछ घंटों का इंतजार करना होगा और उम्मूमन युद्ध में ये परिस्थितियां होती हैं। जो कोऑर्डिनेशन है उसको अभी स्थापित किया जाएगा और अभी कुछ वक्त और इंतजार करना होगा। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ आप डोनाल्ड ट्रंप को देख पा रहे हैं, जिन्होंने खुद ऐलान किया सीज फायर का और ये कहा कि ईरान ने जो 10 बिंदुओं का एक चर्चा के लिए पत्र भेजा है उस पर चर्चा की जाएगी। और दूसरे हफ्ते जो तस्वीरें इससे पहले हम देखते आ रहे हैं, लगातार मिसाइलों और ड्रोन्स की बौछार, वो अब आने वाले 2 हफ्ते तक नजर नहीं आएगा। शांति रहेगी, अब फायर नहीं होगा, सीज फायर रहेगा 2 हफ्तों के लिए। हालांकि ये स्थायी सीज फायर है, क्योंकि जिस तरीके से 10 बिंदुओं का अभी तक भी वो पेंच फंसा है, क्या होगा ये अभी भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। सीज फायर के ऐलान के बाद भी इजराइल में सायरन्स बज रहे हैं। इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इजराइल के कई शहरों में सायरन हमले के जो है वो सुनाई दे रहे हैं। तेल अवीव में 30 मिनट के अंदर ही 2 बार हमलों का अलर्ट जारी हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि सीज फायर हो गया है, स्थिति बिल्कुल सामान्य है, लेकिन ज़मीनी हकीकत उससे इतर नज़र आ रही है। मैं इस वक्त तेल अवीव में हूँ और तेल अवीव में बीते 30 मिनट के अंदर 2 बार सायरन बजे हैं और देखिए किस तरीके से जो हालात है वो नज़र आ रहे हैं। बॉम्ब शेल्टर की तरफ जो सुरक्षाकर्मी हैं वो जा चुके हैं। इलाका पूरी तरीके से सुनसान हो गया है और ये है इस वक्त इज़राइल की राजधानी तेल अवीव के हालात। इज़राइल का झंडा सामने, अमेरिका का दूतावास भी नज़र आ जाएगा। तो ये है अमेरिका का दूतावास, जहाँ फ़िलहाल कोई सुरक्षा नहीं है, क्योंकि सुरक्षाकर्मी भी अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नज़र आ रहे हैं। और किसी भी पल यहाँ आसमान में धमाके हो सकते हैं। तो ये है इस वक्त की स्थिति। अगर हम बात करते हैं इजराइल की, तो जो वादा किया गया, जिस तरीके से युद्ध विराम की घोषणा हुई, कम से कम ज़मीन पर डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के 1 घंटे के अंदर की अगर बात करें तो 1 घंटे के अंदर लगभग 1000 छोटे और बड़े शहरों में जो सायरन है वो बजते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो स्थिति है वो आपके सामने है कि किस तरीके से जो पूरा शहर है वो सुनसान हो गया है, कहीं भी कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा। तो ये है इस वक्त तेल अवीव के हालात। और देखिए ज़बरदस्त धमाका हुआ है, बहुत ज़बरदस्त धमाका। जो न्यूज़ नेशन के कैमरे में जो साउंड है वो बता रही है कि यहाँ पर ना सिर्फ सायरन बज रहे हैं, बल्कि लगातार जो धमाके हैं वो भी हो रहे हैं। तो इस तरीके के हालात है, जो सायरन है वो बज रहे हैं, जो गाड़ियाँ हैं उसमें आवाज़ें आ रही हैं। आसमान में अब से कुछ ही पल पहले ज़ोरदार धमाका भी रिकॉर्ड हुआ। तो ये सबसे वीवीआईपी इलाका है। अगर हम तेल अवीव की बात करें तो तेल अवीव अभी भी धमाकों से दहल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है और कहते हैं कि सीज फायर हो गया, लेकिन क्या सीज फायर हो चुका है? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि यहाँ पर चेन ऑफ कमांड्स
जो स्ट्रक्चर है वो डिसेंट्रलाइज है, 31 सेक्टर में बटा हुआ है, 31 कमांडर में बटा हुआ है IRGC। और क्या यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी से बात कर रहे हैं और कोई दूसरा हमला कर रहा है? क्योंकि राष्ट्रपति पेजेश्कियान की बहुत ज़्यादा चलती नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप के वादे के बावजूद, उनकी घोषणा के बावजूद बीते 1 घंटे में 2 बार तेल अवीव और लगभग 1000 छोटे बड़े शहरों को टारगेट किया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ज़मीनी हकीकत डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से मेल नहीं खा रही, खास तौर पर इजराइल की राजधानी तेल अवीव में। तेल अवीव से राहुल डबास की रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन के लिए। और देखिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मधुरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भार्गव मित्रा जी, ये स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों से ही बातचीत करेंगे। मधुरेंद्र जी, आप लगातार वॉर जोन में जो है वो आपने तमाम खबरें हम तक पहुंचाई हैं, और अब जो परिस्थितियां हैं कि युद्ध विराम जो है वो फिलहाल सीज फायर जो है वो उसका ऐलान किया गया है 2 हफ्तों के लिए, लेकिन अभी भी कुछ घंटे का और इंतजार करना होगा मुकम्मल तौर पर सीज फायर को ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए। देखिए, वो 2 बातें हैं। एक तो यह है कि जो सीज फायर की शर्तें हैं वो अभी भी अधर में लटकी हुई हैं, तो 2 हफ्ते तक उस पर विचार विमर्श होगा, ताकि जो ये टेम्पररी सीज फायर है उसको परमानेंट सीज फायर में बदला जा सके। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इजराइल जो है वो किस तरह से सीज फायर में शामिल होता है, उसको लेकर अभी भी स्पष्टता नहीं है। वो जो भी है उस सोर्सेज के आधार पर है, लेकिन ये है कि इजराइल भी सीज फायर में शामिल होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या लेबनान में वो सीज फायर करेगा? कतई नहीं करेगा, जहां तक मेरा अनुमान है और जहां तक मेरा अंदाजा है। और ये ईरान के पॉइंट में पुरजोर तरीके से शामिल किया गया है, जिसे इजराइल खारिज करेगा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वक्त जो दरअसल मिसाइल हम देख रहे हैं तेल अवीव के आसमान में या फिर जेरूसलम की तरफ, वो क्यों है? तो किसी भी सीज फायर को इम्प्लीमेंट करने में एक समय लगता है, और जाहिर तौर पे जो सीज फायर अभी स्टेट टू स्टेट हेड्स के बीच दिखाई दे रहा है, उसे ग्राउंड तक जाने में, कमांडर लेवल तक जाने में एक वक्त लगता है। तो वो वक्त हमें देना होगा ताकि ये समझ में आ सके कि क्या ईरान अपने टारगेट्स पर इजराइल को आगे भी रखता है या फिर नहीं रखता। तो इस वक्त की स्थिति में हम ये देख रहे हैं कि जो सीज फायर है वो मुकम्मल तौर पर लागू करने की कोशिश की जा रही है, जिसे अभी हम कागजों में पढ़ रहे हैं। और वो कब तक लागू हो पाता है, अगले 6 घंटे में, 12 घंटे में, 24 घंटे में, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, हमारे सहयोगी राहुल दबास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं भार्गव सर का भी रुख करूंगी। राहुल, फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है, वहां पर अपडेट्स क्या हैं? जिस तरीके से आप कह रहे थे कि कुछ वक्त पहले तक तो सायरन्स की गूंज सुनाई दे रही है इजराइल में, अभी क्या हालात? देखिए, लगभग हर 15 से 20 मिनट के अंतराल के बाद कहीं ना कहीं सायरन बज रहा है, चाहे वो उत्तर में हाइफा हो, दक्षिण में बेरशेबा हो, पश्चिम में अगर जेरूसलम की बात करें और पूर्व में जहां तेल अवीव में मौजूद हूं यहाँ की बात करें, क्लस्टर मिसाइल के जरिए हमला किया जा रहा है। और लगातार अगर इसकी इंटेंसिटी की बात करें तो बहुत ज्यादा हो गई है। जहां कल सुबह तक 2 घंटे 3 घंटे में एक बार अलर्ट आता था, अब 15 मिनट में 20 मिनट में अलर्ट आता था। जिस तरीके से मंत्री जी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने देखा था कि लगभग 12 घंटा 17 घंटे का समय लग गया था और उसके बाद ही सीज फायर इंप्लीमेंट हुआ था। और यहाँ पर ये समय और भी लंबा लग सकता है। इसके पीछे की वजह है कि जिस तरीके से टेक्निकल कम्युनिकेशन है वो टूटी हुई है, क्योंकि हाथ से लिख करके नोट दिए जा रहे हैं 31 के 31 कमांड सेंटर में। दूसरी स्थिति यह है कि यहाँ पे विकेंद्रीकृत कमांड है। अगर इंडियन आर्मी की बात करें, पाकिस्तानी आर्मी की बात करें, इससे तुलना की जाए तो यह कमांड सेंटर पूरी तरीके से सेंट्रलाइज नजर आता है। वहां डिसेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज के साथ साथ टेक्निकल चेंज ऑफ कमांड भी काफी हद तक टूटा हुआ है। और यही वजह है कि लंबा वक्त लग सकता है यहाँ पर, कम से कम 8 से लेकर 10 घंटे। जी जी बिल्कुल, भार्गव सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भार्गव सर, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि भले ही सीज फायर जो है वो हथियारों को लेकर हो गया है, लेकिन जुबानी हमले अभी भी जारी हैं। एक तरफ ईरान है जो कहता है कि हमारी शर्तों पर अग्री किए हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसलिए हम सीज फायर पर सहमत हुए हैं। और अब अमेरिका की तरफ से ये बयान आ गया है कि हमने ईरान की कोई शर्तें नहीं मानी है। यानी जुबानी हमले अभी भी जारी हैं, ग्राउंड पर भले ही सीज फायर का ऐलान कर दिया। देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड ही है। ईरान और अमेरिका अपनी अपनी शर्तों पे सीज फायर करने के लिए तैयार हुए हैं, ये वो जरूर दुनिया के सामने बताना चाहेंगे जी, क्योंकि यही स्ट्रैटेजी है। यदि इससे पीछे हटते हैं तो उनमें से किसी की भी हार हो सकती है। तो जो 10 पॉइंट प्लान है वो ट्रंप ने कहा है कि वो वर्केबल है। वर्केबल है, ये इसका मतलब नहीं कि जितने 10 पॉइंट प्लान में जितने पॉइंट्स हैं वो सारे ट्रंप को एक्सेप्टेड हैं। जी, अभी फिलहाल एक ही चीज एक्सेप्ट हुई है, वो है हॉर्मुज को खोलना। लेकिन दूसरी तरफ ईरान जो है
कहता है कि हॉर्मुज को खोलेंगे अपनी शर्तों पे। मतलब ये सारा कोऑर्डिनेशन जो है हॉर्मुज से स्ट्रेट से पास करने का, वो ईरानियन आर्म फोर्सेस से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा हर कंट्री को, जिसके शिप्स वहां से क्रॉस कर रहे हैं। तो इसलिए अभी फिलहाल दोनों साइड्स को मेरे हिसाब से एक पॉज चाहिए था, एक विराम चाहिए था। ये 2 हफ्ते में वो अपनी अपनी जो कंडीशंस है उसको सॉलिडिफाई करेंगे, नेगोशिएशंस होंगे। पाकिस्तान में ऐसी बातचीत चल रही है। नेगोशिएशन के बाद ये जो 10 पॉइंट प्लान है या अमेरिका का जो प्लान था, वो कितना कामगार होगा, कारगर होगा, वो देखना पड़ेगा। इस समय उस पर क्लैरिटी नहीं। इस समय फिलहाल सीज फायर है और आगे की कार्रवाई नेगोशिएशन से चलेगी। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर तमाम मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ बने हुए हैं। इसी बीच आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध विराम का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि 2 हफ्तों के सीज फायर का ऐलान किया गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की शर्त पर युद्ध विराम का ऐलान हुआ है और दोनों पक्षों के बीच सीज फायर पर सहमति भी बनी है। लेकिन इसी बीच 10 बिंदुओं वाले प्रस्ताव पर चर्चा की बात कही गई है। 2 हफ्ते बाद समझौते पर बात होगी। तो सबसे इस वक्त जो चर्चा का विषय है वो ये 10 पॉइंट प्रस्ताव ही है। इसी बीच सीज फायर को लेकर ईरान का बड़ा बयान कि हमारी शर्तें मानी गई हैं। इसके बाद ही सीज फायर का ऐलान किया गया है। ट्रंप ने हमारी शर्तें मानी हैं, ये ईरान बार बार कह रहा है। अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बड़ी चीज कही है। उनका भी यही कहना है कि ईरान पर हमले रोक दिए गए हैं, हमारी सेनाएं भी हमले रोक देंगी। मैं ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ओर से ये ऐलान करता हूं कि यदि ईरान पर हमले रुक जाते हैं तो हमारी सेनाएं भी हमले रोक देंगी। 2 सप्ताह के सीज फायर अवधि के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज सुरक्षित निकलेंगे, यह भरोसा दिलाया गया है। तो सीज फायर को लेकर अब ईरान ने भी स्थिति साफ की है। हॉर्मुज से तमाम जहाज सुरक्षित निकल सकेंगे। तो हमारे गेस्ट्स भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे रिपोर्टर्स भी जो लगातार हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, वो भी ग्राउंड पर मौजूद हैं। खासतौर पर तेल अवीव से लगातार राहुल दबास जो हैं वो पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं और अभी तक सायरन्स की गूंज वहां पर थमी नहीं है। अभी भी हालात वैसे ही हैं, कोई अंतर, कोई डिफरेंस। राहुल, इस वक्त आप ग्राउंड पर मौजूद हैं चूंकि। देखिए, पिछले 15 मिनट से कोई सायरन नहीं बजा है तेल अवीव की बात करें, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से अगर हाइफा और उससे ऊपर नहारिया की बात करें, मेटुला बॉर्डर की बात करें, तो वहां पर जरूर रॉकेट अटैक किए जा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ घंटों के बाद हो सकता है स्थिति कुछ हद तक सामान्य हो पाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो 10 पॉइंट है, उस 10 पॉइंट को लेकर के इजराइल का रुख क्या होगा, क्योंकि फिलहाल तो इजराइल ने कहा है कि वो दबाव में युद्ध विराम पर सहमत हो गया है। लेकिन जो पॉइंट्स थे, जो शुरू होने से पहले 28 फरवरी से पहले न्यूक्लियर संवर्धन नहीं होगा, यहाँ पे न्यूक्लियर के शांतिपूर्ण संवर्धन को लेकर के उसी तरह के करार की कोशिश कम से कम बिंदु के तौर पर की जा रही है जिस तरीके से बराक ओबामा के समय में करार हुआ था। दूसरी स्थिति ये भी कही जा रही है कि जो प्रॉक्सीज को लेकर है वो बातचीत नहीं हुई है। ड्रोन और मिसाइल की जो 300 किलोमीटर से कम की रेंज कर दी जाए, उसको लेकर बातचीत नहीं हुई है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना चाहते थे। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें, उस पर जरूर एक सहमति बनती हुई नजर आ रही है। तो अभी बहुत सारे पेच हैं जो आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी तक जो बयान आए हैं वो अमेरिका की तरफ से आए हैं और अमेरिका के साथ तेहरान यानी ईरान की तरफ से आए हैं। लेकिन इजराइल की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू का भी ना कोई ट्वीट आया है, ना कोई बयान आया है। तो वो भी देखना होगा किस तरीके से इजराइल का पक्ष रहता है। लेकिन संभावना यही है कि कम से कम 2 सप्ताह तक हो सकता है पूरी दुनिया को महंगाई से और तेल की कीमतों से, गैस की कमी से राहत बिल्कुल, मिल मैं आपके पास लौटूंगी। इसी से जुड़ी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सीज फायर के ऐलान के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। तेल की कीमतों में 15% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। कच्चा तेल $96.55 प्रति बैरल पर पहुंचा है। तो तेल की कीमतें जो $100 प्रति बैरल पार जा रही थी, वो अब $96.55 प्रति बैरल पर पहुंची हैं। कच्चे तेल की कीमतों में ये गिरावट, तेल की कीमतों में 15% से अधिक की गिरावट। तो अब दुनिया थोड़ी चैन की सांस लेगी।
और हमारे तमाम गेस्ट भी हैं हमारे साथ, भार्गव सर भी हैं। तो भार्गव सर, अभी 2 हफ्तों के लिए ये जो सीज फायर का ऐलान हुआ है, इससे लगता है कि आम आदमी को थोड़ी राहत जो है वो आने वाले दिनों में मिलेगी। ये पक्का है, और इसका पर्पस भी शायद कुछ ऐसा ही है, जी क्योंकि यदि आम आदमी को दिक्कतें होती रहीं तो लड़ाई जो है वो अमेरिका के लिए महंगा होगा। जी ईरान के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान तो वैसे ही कंट्री है कि उसमें कोई कष्ट हो या नहीं हो, उनको उनके पास काफी तुरुप के पत्ते हैं। ऑयल जो है, हॉर्मुज़ है, उनके अपने ऑयल हैं, तो उनके उनकी पोजीशन बेहतर है। जो कहते हैं अंग्रेजी में कि ओनस जो है वो अमेरिका पे था, कि वो सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ रहा था, वो ग्लोबल इकोनॉमी जो है उस जो हैम्पर हो रही थी या जो खराब हो रही थी उसका जिम्मा भी, ठीकरा भी ट्रम्प के सर पर ही फोड़ा जा रहा था। तो इस 2 हफ्ते के सीज फायर से उनको खुद भी कुछ राहत मिली है ट्रम्प को। और जैसा आपके कॉरेस्पॉन्डेंट तेल अवीव से बता रहे थे कि जी इसराइल जो है वो बहुत खुश नहीं है इस सीज फायर से, क्योंकि इसराइल के कुछ अपने प्लान्स है जो वो अचीव करना चाहता है। हालांकि उन्होंने कहा है कि ट्रम्प लीडर हैं तो हम एलाई हैं, हम मान गए हैं, लेकिन लड़ाई जो है वो खत्म नहीं हुई है। 2 हफ्ते के बाद क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है इस समय। और ये जो शर्तें हैं 10 पॉइंट प्लान की, ये सारी चीजें मानी नहीं है अमेरिका ने। तो इसीलिए अभी सिर्फ एक ही पॉइंट पे एग्रीमेंट हुआ है कि ठीक है, फॉर द मोमेंट आप हॉर्मुज़ खोल दीजिए, उसके बाद आगे देखा जाएगा। लेकिन ये जो 10 पॉइंट प्लान है ना, यदि ये अमेरिका मान जाए तो फिर सवाल उठेंगे कि लड़ाई हुई क्यों, क्योंकि ये वही शर्तें हैं जो कि ईरान शुरू से मनवाना चाहता था। तो फिर ये अमेरिका की हार होगी। बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर बिल्कुल। हमारे तमाम सहयोगी भी हैं। मधुरेंद्र जी, अगर बात अमेरिका की जाए तो वो बार बार ये कह रहा है कि हमने अपने लक्ष्यों को पूर्ण कर लिया है, हमारे जो सैन्य लक्ष्य हैं वो हमने लगभग पूरे कर लिए हैं, हासिल कर लिए हैं। तो वो किन लक्ष्यों की बात करता है, और फिर ये क्या ये बार बार उसी चीज की ओर संकेत करता है कि जबरदस्ती अपनी जीत को एक बार फिर से सामने रखना कि हमने जो करना था हमने कर लिया है, अब युद्ध विराम, अब सीज फायर? देखिए, जब युद्ध शुरू हुआ उस वक्त लक्ष्य क्या था? उस वक्त लक्ष्य था रिजीम को चेंज करना। उस वक्त लक्ष्य था कि ईरान में जो न्यूक्लियर संवर्धन है उसको पूरी तरह से खत्म करना और ईरान को घुटनों पर ला देना, ताकि वह आगे न्यूक्लियर प्लांट को न चला पाए। साथ ही उसके मिसाइल के जो तमाम प्रोग्राम थे उसको डिरेल कर देना। जाहिर तौर पर अगर देखें हम तीन इन महत्वपूर्ण लक्ष्यों को, तो तीनों लक्ष्यों से काफी दूर आपको अमेरिका दिखाई दे रहा है। ना ही वहां रेजिम चेंज हुआ, ना ही जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं उसको लेकर कोई भी अभी हम देखें तो शर्तें जो है वो ईरान ने मंजूर की हैं, और ना ही मिसाइल प्रोग्राम्स को लेकर वो अपने प्रोग्राम को डिलीट करने जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो ट्रंप को अपने जो गोल पोस्ट है उसको शिफ्ट करना पड़ा है, और ट्रंप जो है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने दिनों के युद्ध के दौरान उन्होंने काफी नुकसान ईरान को पहुंचाया है, और जो नया रिजीम है उनके कहने का तात्पर्य है कि जो लोग अभी ईरान के मौजूदा हम देखें सेटअप को संभाल रहे हैं उनको नया रिजीम कर रहे हैं, और बार बार अपने ट्वीट में कहते हैं कि ये रिजीम पिछले रिजीम से अलग है। लेकिन ये सबको मालूम है कि जो नया रिजीम है वो पुराने रिजीम का ही हम देखें तो अगला हिस्सा है, कोई परिवर्तन उसमें नहीं हुआ है। आईआरजीसी जो है उसी फॉर्मेशन में है, कमांडर्स बदल गए हैं। सुप्रीम लीडर जो है भले ही खamenei को मार गिराया गया, लेकिन उनके बेटे जो है वो उस कुर्सी को पकड़ चुके हैं। तो अपने आप में ट्रंप के लिए देखें तो किसी सेटबैक से कम नहीं, लेकिन वो अपने गोल पोस्ट को शिफ्ट करके अपने ऑडियंस को दरअसल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना नुकसान करना था हमने ईरान का कर दिया, और ईरान इससे 15-20 साल उबर नहीं पाएगा। ईरान के लिए बड़ा सेटबैक है, लेकिन हम जानते हैं ईरान के पास बड़े ऑयल रिसोर्सेज है, जिसके जरिए ईरान जो है वो अगर सैंक्शन से फ्री होता है तो वो अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने की कोशिश करेगा। अब सवाल इस बात को लेकर है कि 2 हफ्ते का जो सीज फायर है उसके जो प्लान्स हैं वो कितने इंप्लीमेंट हो पाते हैं, और क्या दोनों जो बिंदु हैं, दोनों तरफ की जो शर्तें हैं वो कितने हद तक मानी जाती है। और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अगले 2 हफ्ते के बाद क्या होता है, इस सीज फायर को आगे बढ़ाने में कामयाबी मिलती है या फिर दोनों युद्ध के मैदान में वापस लौट कर आते हैं। बिल्कुल राहुल, ट्रंप बार बार जो हैं वो ये भी दावे करते हैं कि ज्यादातर मुद्दे जो हैं वो सुलझा लिए गए हैं, ज्यादातर मुद्दे जो जंग की शुरुआत में थे उन पर अधिकतर ऐसे हैं जिन पर सहमति बन चुकी है। किन मुद्दों की बात करते हैं, क्योंकि अभी अगर चर्चा की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट ही एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सहमति बनी है, और ईरान की तरफ से भी उस पर जो है वो एक्रेडिशन आ गया है।
देखिए अमृता, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हार्मोन स्टेट्स या हार्मोन जल डमरू तो मुद्दा था ही नहीं, क्योंकि 28 बिल्कुल। फरवरी से पहले वो खुला हुआ था। वहां से तेल जा रहा था। जो उससे पहले मुद्दे थे वो यही था कि न्यूक्लियर संवर्धन नहीं होगा। 600 किलो 400 किलो जितना भी 60% इन्वेस्टमेंट है वो किसी थर्ड कंट्री को दिया जा सकता है, या फिर वो आईईए के हवाले किया जा सकता है, वो स्थिति थी। दूसरा था 300 किलोमीटर की जो रेंज है वो मिसाइल की रखी जाए। हूती को, हिजबुल्लाह को जो सपोर्ट है वो पूरी तरीके से बंद किया जाए। तो वो स्थिति तो अभी कहीं भी शर्तों के अंदर जो 10 बिंदु रखे गए हैं उसमें सहमति के तौर पर नजर नहीं आती। ये जरूर कहा जा रहा है आईडीएफ की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी कि हमने जो इनकी मिसाइल कैपेबिलिटी थी वो हमने कम कर दी है। जो अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी थी उनके मुहाने उड़ा दिए हैं। जो ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी वो काफी हद तक डिप्लेट कर दी है, वो काफी हद तक कम कर दी है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा था, अगर ये मान लिया जाए, तो फिर सीज फायर के ऐलान के बाद भी बीते 1-2 घंटे के अंदर 1200 से ज्यादा शहरों को जो निशाना बनाया गया, तो ये बताता है कि कम से कम मिसाइल और ड्रोन की खेप अच्छी खासी है अभी भी तेहरान के पास। और अगर जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि आप हमारे ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसे लिफ्ट अगर लिफ्ट करते हैं तो वहां पर जो स्थिति है काफी हद तक वो बेहतर हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 12 दिनों का, 2 सप्ताह का, 14 दिनों का वक्त मिलेगा वो इजराइल को भी मिलेगा, अमेरिका को भी मिलेगा बातचीत के तौर पर, और तेहरान को भी मिलेगा। तो वहां भी अगर बात की जाए उनकी जो अलाइड कंट्रीज है, चाहे वो चाइना हो या फिर रशिया हो, वहां से नए डिफेंस सिस्टम, वहां से इंटरसेप्टर मिसाइल्स, वहां से जो बाकी आर्मामेंट्स उन्हें चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, तो वो भी आ सकती है। यानी एक रीग्रुपिंग भी हो सकती है, क्योंकि रीग्रुपिंग की जरूरत काफी हद तक ईरान को थी। एक बफर चाहिए था, एक ब्रीदिंग स्पेस चाहिए था। वो रीग्रुपिंग करके दोबारा से युद्ध की तैयारी भी आने वाले 2 सप्ताह में काफी हद तक संभव है। जी अमृता। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। भार्गव सर, जैसा कि राहुल ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट तो कहीं मुद्दा था ही नहीं। मुद्दा था रिजीम चेंज, मुद्दा था ऑयल जो संवर्धन है, यूरेनियम संवर्धन, उसको नष्ट करना या उसको ईरान से छीन लेना। लेकिन वहां तो ईरान अब भी अड़ा हुआ है, ना तो वो झुकने को तैयार है, ना उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। तो क्या ये कहा जाए कि जो मुद्दा था ही नहीं हॉर्मुज स्ट्रेट, उसी ने झुकने पर मजबूर किया अमेरिका को, जो बार बार अपना स्टैंड बदलता रहा? और उसके बाद फिर अगर बात की जाए तो बाल अल मंदेब, उसे भी रोकने की धमकियां दी गई। वो भी एक बड़ा सेंटर ऑफ डिस्कशन रहा, एक ऐसा मुद्दा रहा जिसने चिंताएं बढ़ाई। देखिए, अमेरिका पे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक प्रेशर दोनों बहुत ज्यादा है। डोमेस्टिक प्रेशर की बात करें तो 25th अमेंडमेंट लाने की बात चल रही है अमेरिका में। हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट है इस समय ट्रंप के खिलाफ, लेकिन अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और जैसा आपके संवाददाता ने कहा तेल अवीव से कि हॉर्मुज कोई मुद्दा नहीं था, हॉर्मुज वो इतना बड़ा मुद्दा हो जाएगा, इसकी शायद कल्पना अमेरिकन एक्सपर्ट्स ने या एडवाइजर्स ने नहीं की थी जी। कि हॉर्मुज इस तरीके का एक इशू बन के खड़ा होगा और उनके सारे प्लान्स को डिस्टर्ब करने में सक्षम होगा। ये धीरे धीरे पता चला है। तो यहाँ पे ईरान अकेला नहीं है, ऑलवेज याद रखें। ईरान के साथ रशिया और चाइना बैकड्रॉप से खड़े हैं। जी। और ये बहुत क्लियरली प्रूव हो गया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो पास नहीं हो पाया, जहां पर बहरीन का प्रपोजल था और उसको वीटो किया रशिया और चाइना ने। तो इसका मतलब ये है, और पाकिस्तान ने वहां एब्सटेन किया। तो यहाँ पे सिचुएशन यह है कि ईरान को जो मिलिट्री सपोर्ट है, जो इंटेलिजेंस सपोर्ट है, जो सैटेलाइट इमेजिंग सपोर्ट है, वो सारा ईरान, रशिया और चाइना से मिल रहा है। इसलिए ये 2 हफ्ते का टाइम जो है वो भी सारे लोग रिग्रुप करेंगे, ये भी बात बिल्कुल सही है। जी। लेकिन ये जो डिसीजन हुआ है सीज फायर का, ये ज्यादा ईरान के फेवर में है देन अमेरिका के फेवर में। राइट।